सो अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। वेल, क्या बोला क्या है यहाँ पर कि लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन अ डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था। रियल वैल्यूड का मतलब जिसका रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है या तो रियल नंबर्स है, ठीक है, जिसका रेंज, इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। तो एक ओपन इंटरवल में है वेर एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन आई, तो एफ को हम लोग इंक्रीजिंग कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ x1 ग्रेटर देन x2, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक x1 लेता हूँ और यहाँ पर x2 लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है x2 विल बी ग्रेटर देन x1। तो इफ़ x2 ग्रेटर देन x1, अगर ये कंडीशन फॉलो अप हुआ इन आई implies fx1 greater than equal लेस देन इक्वल टू fx2। अगर fx1 fx2 से छोटा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर x1 लिया तो ये होगा fx1, और यहाँ पर x2 लिया ये होगा fx2। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x2 ग्रेटर देन x1 fx2 मेरा fx1 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन। When fx2 is greater than fx1 for all x2 greater than x1, then we call that function to be increasing function। ठीक है, अब यहाँ पर greater than equal मतलब greater than equal to इन टर्म्स ऑफ मैं fx2 सोच रहा हूँ, greater than equal to साइन क्यों है? क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 दिया, यहाँ पर fx1 और fx2 का वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ज़्यादा भी है और इक्वल भी हो सकता है। अब हम लोग करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इक्वल टू के वजह से दूसरा एक नाम आता है। एक है इंक्रीजिंग जहाँ पर तुम्हारा ग्रेटर fx2 ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होगा। हियर fx2 कैनॉट बी इक्वल टू fx1। तो इसका कर्व कुछ ऐसा है, देखा यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है जहाँ पर इक्वल टू हो रहा है। सो देयर इज़ नॉट एनी रीजन जहाँ पर तुम्हारा fx2 और fx1 इक्वल हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रेट मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या कंडीशन था कि इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, ये होने से मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं ये हटा दूँ, इक्वल टू साइन हटा दूँ, तो मेरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर से वही आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑन आई, मतलब एफ जो है वो अपने इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। कब? अगेन x2 तो x1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर मैं x2 लिया और यहाँ पर मैं x1 लिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2। मतलब fx1 जो है वो fx2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो ये कहूँगा डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगेन यू कैन सी देयर इज एन इक्वल टू साइन इन हियर। तो इक्वल टू मतलब अगर यहाँ पर मैं डाला x1 और यहाँ पर मैं डाला x2, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पर fx1 और fx2 का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। तो जस्ट बिकॉज दे आर सेम, तो इसीलिए हम लोग डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर ऐसा कंडीशन आया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हम लोग इक्वल टू साइन नहीं डालेंगे। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या कंडीशन था कि इफ़ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, ये है कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ये इक्वल टू साइन हटा दो तो ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका मतलब मेरा x2, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम x1 टू x2, मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, नाउ वी हैव, अब एक कंडीशन है जहाँ पर द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ये कंडीशन कब आ सकता है कि जैसे मैंने देखा इंक्रीज करते समय मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, डिक्रीज करते समय मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर मेरा कुछ केस ऐसा आया कि मेरा फंक्शन ऐसा हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ
विद इन दिस इंटरवल आई, मतलब इस इंटरवल पे मेरा फंक्शन नीदर इंक्रीज कर रहा है नॉट डिक्रीज कर रहा है। यहां पर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब मेरा कोई भी एक करना होगा, या तो उसको इंक्रीज करना होगा या तो डिक्रीज करना होगा। लेकिन मेरे इस इंटरवल आई पे मैं क्या देख रहा हूं, एक तो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर वो बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो वो दोनों ही कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से देम एज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक इंटरवल लेता हूँ, इस इंटरवल के बीच में आई, एक इंटरवल के बीच में यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, सो इट्स नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। या तो उसको इस इंटरवल में पूरा इंक्रीज करना था या तो उसको पूरा डिक्रीज करना था, देन वी कुड हैव सेड दैट द फंक्शन f इन द इंटरवल i इज इंक्रीजिंग, और बोलते हैं हम लोग द फंक्शन f इन द इंटरवल i इज डिक्रीजिंग। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 9x माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पर जो फंक्शन fx है विच इज गिवन बाय 9x माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन फिर से हम लोग रिलेट करते हैं, वो क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन नहीं होगा, ये था कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2 एलिमेंट ऑफ r। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो टर्म्स लिया x1 और x2 जो r का एलिमेंट है, रियल नंबर्स है। अब हम लोग एज्यूम करते इफ x1 इज लेस देन x2। ठीक है, x1 तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि x1 का जो वैल्यू है वो x2 से छोटा है, तो ये तो इम्प्लाई करेगा 9x1 इज लेस देन 9x2। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड तो मेरा इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा। फिर अगर मैं दोनों साइड सब्सट्रैक्ट भी करता हूँ -2 से, 9x1 -2 फिर 9x2 -2, ये भी ट्रू रहेगा। यहाँ पर भी मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। इनइक्वालिटी मेरा तभी चेंज होता है जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, या तो रेसिप्रोकल लेते हैं और एल्स मेरा इनइक्वालिटी वही रहेगा। तो अब क्या होगा, नाउ यू सी, अब ये जो है 9x1 -2 ये तो मेरा fx1 है, और 9x2 -2 ये तो मेरा fx2 है। सो व्हाट आई कैन सी इज दैट कि मेरा जो x1 लेस देन x2 था वो इम्प्लाई कर रहा है कि मेरा fx1 इज इक्वल टू fx1 लेस देन fx2 है। सो दैट मीन्स दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, तो हम लोग ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ रहे हैं, ये तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। तो बेसिकली अब आता है वाई दिस पोर्शन इज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है कि लेट f बी कंटिन्यूस ऑन a कॉमा बी। तो मैं फंक्शन ले रहा हूँ जो कंटिन्यूस है a कॉमा बी में, क्लोज ब्रैकेट, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे तुम्हारा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। देन f इज इंक्रीजिंग इन a कॉमा बी। f जो है वो इंक्रीज कर रहा है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पे, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ a कॉमा बी। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ दैट इंक्रीजिंग कर्व। तो मेरा इंक्रीजिंग कर्व कुछ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लेता हूँ मेरा x1, सो दिस इज़ योर fx1, एंड इफ़ आई टेक दिस वन एज x2, तो ये मेरा बना fx2। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इज जस्ट लाइक फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, राइट। तो इसका अगर मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने जाऊँगा, fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ऐसा ही कुछ होगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो मैं अगर fx2 माइनस fx1 कर रहा हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग, और जब मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, x2 तो ऑब्वियस सी बात है वो राइट हैंड साइड में है x1 के, तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो उसका मतलब क्या आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो व्हाट आई कैन सी इज दैट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो मेरा f डैश x है वो पॉजिटिव होगा।
तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहीं पर ये डेरिवेटिव आ चुका है। तो अगर मैं किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और वो जो डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आया पॉजिटिव, तो उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो ये इंक्रीजिंग का हुआ। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिक्रीजिंग पोर्शन। अब उसके लिए भी हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये गया, ये हो गया डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं लिखा x1, हियर वी हैव x2, fx1, fx2, ठीक है। एंड वंस आई डू दिस थिंग, अब मैं फिर से वही डिफरेंशिएबल का वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का चाहूँगा। तो यहाँ पर तो वही होगा fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। लेकिन जैसे ही मैं fx2 माइनस fx1 किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि fx2 का जो वैल्यू इट्स स्मॉलर देन fx1, बिकॉज fx2 इज़ दिस लेंथ, ये y एक्सिस का जो लेंथ है तो वो तो छोटा है fx1 से। तो मतलब मेरा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव आएगा और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x2 हमेशा ही बड़ा है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है। तो अब यहाँ क्या देख रहा हूँ कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, उसका मतलब क्या है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव होने से इंक्रीजिंग, नेगेटिव होने से डिक्रीजिंग। अच्छा, लास्ट वन, अब कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही नहीं कर रहा है, फिक्स्ड। मतलब ये जैसे कि एक ये मैं बना दिया है कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज़ योर कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पर मैं सिमिलरली x1 लेता हूँ और x2 लेता हूँ, ये fx1 ये fx2। तो यहाँ पर फिर से अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँगा fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट्स योर एफ डैश एक्स, राइट। तो ये fx2 माइनस fx1 दोनों का तो लेवल सेम ही है, इन दोनों का तो लेवल सेम है, उसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम होने से ये 0 आ गया और x2 माइनस x1 कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एज 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि द फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, देन वी कैन फिनिश द क्लास। सो यहाँ पर क्या बोला है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को तुम्हें दिखाना है कि ये दोनों इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर हम लोग जो स्टार्टिंग में किया था एक वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन के मदद से हम लोग को बताएंगे कि वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इंक्रीजिंग पूछा है तो वो करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज डिफ्रेंसिएशन तो करना ही है, डेरिवेटिव निकालना है। सो फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग ऑन आर, तो फंक्शन को आर पे इंक्रीज होने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। सो एफ डैश एक्स इज डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो ऑब्वियस सी बात है, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द डिफ्रेंसिएशन इन हियर। सो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आया। अब अगर इसको मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक्चुअल में x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो वी कैन राइट दिस वन एज x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द फंक्शन आर इंक्रीजिंग ऑन आर, राइट। अब इंक्रीजिंग ऑन आर कैसे पता चलता है, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब मैं बोलूँगा द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से अच्छा इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने से ग्रेटर देन लेते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से
इंक्रीजिंग ऑन आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नोट करता हूँ x माइनस वन होल स्क्वायर जो है, क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कैन x माइनस वन होल स्क्वायर कैन एवर बी नेगेटिव? तो ये x माइनस वन होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सिंस ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एलिमेंट ऑफ r, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r हो गया। सो दिस इज हाउ वी प्रूव whether the function is increasing on r or not। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर fx क्या है? fx इक्वल टू x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो अगेन फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, ऑन r, तो f डैश x इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। सो x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, तो क्वोशिएंट रूल यूज़ किया तो x माइनस वन होल स्क्वायर हुआ, x माइनस वन, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ x माइनस टू इज़ वन, देन माइनस, फिर होगा x माइनस टू बाहर जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ x माइनस वन, वो भी वन हो गया। सो वी गेट x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई x minus 1 whole square, x gets cancelled, so we have 1 divided by x minus 1 whole square. Again we get the same thing, x minus 1 whole square कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अच्छा सॉरी x प्लस वन है, गलती हो गया, x प्लस वन, इसलिए ध्यान से करना होगा। सो वी हैव 3 इन द न्यूमरेटर में 3 है, सो वी हैव अगेन सेम चीज़ x प्लस वन होल स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन और एल्स ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगेन व्हाट वी कैन सी इज दैट यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एलिमेंट ऑफ r, अब यहाँ पर एक मेंशन करना है r माइनस वन, ये लिखना है, सो द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। चलो दैट्स इट।